हाय एवरीवन, मेरा नाम है राघव और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन 7 स्टेप स्ट्रैटेजी के बारे में, ताकि हम डीएसए क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व कर पाए। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे बैचेस से पढ़ते हैं या फिर फ्री में यूट्यूब से पढ़ते हैं, उनको ये वाली प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है कि डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, उस पर टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है, वो सॉल्व भी नहीं हो पाता एंड कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है, स्पेसिफिकली अगर आपने अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का जो जर्नी है वो अभी शुरू की है, ठीक है, ताकि आप यार गलतियां ना करो कुछ ऐसी जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप बार बार सेम चीज़ ना करो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, आप किसी भी डीएसए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप किसी ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर गए हो, जैसे कि लीड कोड, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, कोड स्टूडियो, GFG और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इनमें से किसी पे सॉल्व अगर क्वेश्चन को कर रहे हो, अगर आप एक बिगिनर प्रोग्रामर हो, आपने अपने डीएसए की पूरी अभी तक जर्नी कंप्लीट नहीं करी है, राइट, या तो सारा डीएसए कर लिया एक बार बेसिक लेवल पे, बट अगर आपने नहीं किया है ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो क्या है, रिलेटेड टॉपिक्स या फिर टैग्स। जब आप क्वेश्चन को नीचे स्क्रॉल करते हो, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, पहले तो नाम लिखा होता है, फिर लिखा होता है इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट, और पूरी स्टेटमेंट होती है, पैराग्राफ लिखा होता है। नीचे स्क्रॉल करना, आपको रिलेटेड टॉपिक्स या फिर कोड फोर्सेस के अंदर टैग्स होता है, उसको डेफिनेटली देखना। वहां पे पहले ये देखना, अगर कोई ऐसा टॉपिक लिखा है जो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को वहीं की वहीं छोड़ दो, उसको सॉल्व प्लीज़ मत करो, ठीक है। अब जैसे होता क्या है कि एडवांस कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बाद के एडवांस टॉपिक्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग जैसे टॉपिक्स हो गए, तो उनके क्वेश्चंस में भी हर क्वेश्चन में एरे का टैग हमेशा होता है और एरे सबसे आसान टॉपिक है। अब बच्चे ने एरे पढ़ रखा है, वो एरे देख के इस क्वेश्चन को कर रहा होता है कि नीचे तो एरे लिखा है, बट यार एरे के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी लिखी है, राइट। तो अगर कोई भी ऐसा टैग, काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हो, कोई ऐसी चीज़ आपको दिख रही है जो आपने आज तक नहीं सुनी है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को एक बार के लिए स्किप कर देना और दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करना। बट अगेन, अगर आपने एक बेसिक लेवल पे डीएसए अपना कर रखा है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप रिलेटेड टॉपिक्स को स्टार्टिंग में मत देखना, खुद क्वेश्चन को समझना और फिर एनालाइज करना कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें लग सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा है कि एक्सेप्टेंस रेट एंड डिफिकल्टी लेवल। अब क्वेश्चंस के ऊपर यूजुअली सारे ही इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या तो आपके पास लिखा रहता है इजी, मीडियम, हार्ड, ठीक है। अब इस इजी, मीडियम, हार्ड में भी आपको ऑब्वियसली, अगर आप एक बिगिनर कोडर हो तो ट्राई करना इजी और मैक्स टू मैक्स कुछ मीडियम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने के लिए, सीधा एकदम से हार्ड क्वेश्चंस पे हमें नहीं आना है यहाँ पे। और सेकंड चीज़ वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेप्टेंस रेट। एक्सेप्टेंस रेट यूजुअली क्या होता है कि मान लो कि अगर 100 लोगों ने एक बारी में सबमिट किया क्वेश्चन को, उनमें से 75 ने सही आंसर दिया, तो एक्सेप्टेंस रेट 75 हो जाएगा उसका, ठीक है। और अगर एक ही आदमी, आप ये समझो, अगर आप क्वेश्चन को सबमिट कर रहे हो, अपने सॉल्यूशन को आपने एक बारी में सबमिट किया तो आपका एक्सेप्टेंस रेट 100 था, अगर आप 3 बारी में सबमिट करते हो तो वहाँ एवरेज एक्सेप्टेंस रेट आप अपनी साइड से 33% दे रहे हो। शायद आपको समझ आ गया होगा, थोड़ी सी मैथमेटिकल बात थी, बट एक्सेप्टेंस रेट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, स्टार्ट कर रहे हो, अगर बिल्कुल कोडिंग स्टार्ट किया है डीएसए, तो कोशिश करो कि 70% से ऊपर जिसकी एक्सेप्टेंस रेट है वही वाले क्वेश्चंस को ट्राई करना। फिर जब आप कोडिंग थोड़ी आगे कर लेते हो, थोड़े बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हो, अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हो, तो धीरे धीरे करके 50% से ऊपर की एक्सेप्टेंस रेट करनी है और बाद में जाके आप कोई भी एक्सेप्टेंस रेट वाले क्वेश्चंस करना जब आप हार्ड क्वेश्चंस भी करने लग जाओ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मीडियम क्वेश्चंस इन प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से ज़्यादा ईजी होते हैं ईजी क्वेश्चंस से, ठीक है। तो इसलिए एक्सेप्टेंस रेट भी देखना, दोनों चीज़ों को साथ में बैलेंस करना एंड फिर उस क्वेश्चन को डिसाइड करने की, मतलब सॉल्व करने का डिसाइड करना। अब तीसरा पॉइंट कि अब आप क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, क्या चीज़ें आपको दे रखी है फंक्शन के अंदर, क्या आपको रिटर्न करना है, क्या आपको प्रिंट करके दिखाना है, क्या आपको एक्चुअली में फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। साथ ही साथ कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ नहीं आती, तो नीचे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस दे रखे होते हैं और उनको भी बता रखा होता है कि कैसे कैसे ये मेरा था इनपुट, ये मेरा आउटपुट है, इस इनपुट के हिसाब से कैसे मेरा ये आउटपुट आ रहा है। वो चीज़ डेफिनेटली पढ़ना, उसी से आधा क्वेश्चन तो तभी समझ आता है जब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल टेस्ट केसेस जब हम देखते हैं, राइट। और खुद से, अब ये आपने करा, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी चाहिए, जो मैं हमेशा करता हूँ और मैं पढ़ाते समय भी हमेशा करता हूँ, कि खुद के टेस्ट केस फिर बनाओ। एक बार आपको समझ शायद आ गया क्वेश्चन, तो खुद से टेस्ट केस बनाओ अपना और उसका आंसर भी खुद से पहले लिखो, मतलब ब्रूट तरीके से लिखो, ब्रूट फोर्स तरीके से, आई मीन कि क्या इसका आंसर आना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। फिर आपको क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है और फिर आपको, और आपका जो माइंड है अलग अलग मतलब अच्छी अच्छी डायरेक्शंस में जाके फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि हाँ कैसे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। ठीक है,
साथ ही साथ जब आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो तो जब क्वेश्चन सॉल्व करने आप जाओगे ना तो कंस्ट्रेंट्स लिखा होता है साइड में नीचे, मतलब कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, मेरी n की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक जा सकती है, उनको भी डेफिनेटली देखना। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना आप शुरू करो। ये सारी चीजें आपने कर ली, रफ में आपने एक टेस्ट केस को खुद से सॉल्व कर लिया, अब कोड लिखना फटाफट स्टार्ट करो। एंड अब कुछ बच्चे पूछते हैं कितना टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो वहां पे अगेन अब उसकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अगर इजी क्वेश्चन है तो इन जनरल जैसे हम बोलते हैं कि यार 10 से 15 मिनट में उसको हमें सॉल्व करना चाहिए या 20 मिनट तक, ऐसा ज़रूरी नहीं होता हमेशा। कुछ लोग तो 5 मिनट भी बोल देते हैं, कभी कभी हो जाता है सॉल्व। कोई भी क्वेश्चन मिला हो, भले इजी भले ही मीडियम, आई वुड से स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आप एक बार क्वेश्चन को दो। 5-10 मिनट में कुछ आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ इसी डायरेक्शन में जिसमें मैं जा रहा हूँ शायद आंसर आ सकता है, प्रोसीड करो आगे, टाइम लो अच्छे से, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। मीडियम के लिए 10 से 15 मिनट। बट अगर ये वाला टाइम आपका जो है ये गुजर जाता है, उसके बाद भी कोई आइडिया नहीं लग पाता आपको कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो पाएगा, ठीक है, तो रुक जाओ थोड़ा सा, आपने अच्छा खासा सोच लिया, अब फर्दर स्टेप्स को फॉलो करो। और फर्दर स्टेप्स कौन से हैं? नंबर 1 स्टेप, नंबर 1 चीज, हिंट्स। इनमें से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स में और ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में आपको हिंट्स दे रखी होती है। तो कभी कभी 1 हिंट होती है, कभी कभी 2, कभी कभी 3-4 हिंट्स भी होती है। तो आपको हिंट्स देखनी है। हिंट देखने का भी तरीका क्या है, एक एक करके ही देखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चारों हिंट एक साथ देख ली, वो तो कई बार पूरा सॉल्यूशन ही बता देती है। अब अगर इसके बाद भी आपसे जो है क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सबसे पहली बात तो हिंट्स को देखने के बाद अगर आपका एक आंसर आ रहा है और वो कुछ पर्टिकुलर टेस्ट केसेस में ही फेल हो रहा है, ठीक है, तो वापस से एक बार कंस्ट्रेंट्स को देखना और खुद से उन टेस्ट केसेस को ड्राई रन करके देखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा ये बीच में, ठीक है। और इसके अगला स्टेप अब क्या होता है, अगर आपसे हिंट्स के बाद भी कोड नहीं हो पा रहा है यार, कुछ भी आसपास तक कोई काम नहीं हो पा रहा है, ढंग से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, सबमिट नहीं कर पा रहे, रन नहीं हो रहा हमारा कोड, एरर दे रहा है, रॉन्ग आंसर दे रहा है, तो इस स्टेप अगला हमारा स्टेप यहाँ पे होता है कि आप इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन देखो। तो एक डिस्कस सेक्शन होता है जहाँ लोगों ने अपने सॉल्यूशंस लिख रखे होते हैं, या फिर कई बार तो जो भी आपका कोडिंग का प्लेटफॉर्म है उन्होंने खुद से भी दे रखे होते हैं ऑफिशियल सॉल्यूशन कभी कभी, तो उनको जाके देखो। अब उसको भी पूरा आपको पढ़ना नहीं है टेक्स्ट सॉल्यूशन को, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ो। हो सकता है आपने स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ पढ़ा जिसमें कुछ अपने हिसाब से उन्होंने बता दिया कि ये इसमें करना होगा, अगर उसी पैराग्राफ को देख के आपको एकदम से हिंट लग गया अच्छा इसमें तो ये यूज होने वाला था, तो रुक जाओ, पूरा सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, भले ही ये किसी 1 या 2 क्वेश्चन के लिए या ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात सच बताता हूँ, अगर आप खुद से इन स्टेप्स को फॉलो करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मान लो आपको लगे 30 से 35 मिनट, और अगर आप सीधा सॉल्यूशन देख के टेपते हो सारी चीज़ें, जल्दी करने की कोशिश करते हो और आप उसको 30-40 मिनट की जगह अगर 10-15 मिनट में सॉल्व कर लेते हो, तो वो वर्थ इट नहीं है। वो जो 30-40 मिनट आप लगा रहे हो वो वर्थ इट है, 100% वर्थ इट है। तो प्लीज़ इस चीज़ को डेफिनेटली आप फॉलो करना, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप पता है क्या है, आप जाओ चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी अपना कोड लिखो एंड फिगर आउट करने को बोलो कि यार क्या इसमें मेरे से मिसिंग है, क्या चीज़ें मिसिंग है, वो आपको बता सकता है। कभी कभी अगर वो सही आंसर ना दे रहा हो या उल्टी सीधी चीज़ें बता रहा हो तो उसको इग्नोर करना। एंड लास्ट स्टेप पे आप मूव कर सकते हो विच इज़ वीडियो सॉल्यूशन। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का यूजुअली अच्छे ठीक ठाक प्रॉब्लम का यूट्यूब पे सर्च करते हो, कहीं पे भी सर्च करते हो, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है इन क्वेश्चंस का, उसको देख के आप समझ ही सकते हो, राइट। और अगर वो भी देख के नहीं समझ रहे तो इसका मतलब आपके कुछ बेसिक्स में कमी थी, आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी नहीं पढ़ रखी है, उसको जाके पढ़ के आओ। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने ये सारी चीज़ें फॉलो की और हिंट के बाद ही या उनसे पहले ही उनका आंसर आ गया, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर आपसे आ चुका है तो क्या उसके बाद मतलब आप सॉल्व कर चुके हो, तो उसके बाद जो हिंट है, टेक्स्ट सॉल्यूशन हो गया, क्या ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए? और वीडियो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, बट एक बार आपने अगर सॉल्व कर लिया, आप सोचोगे अब क्यों इस क्वेश्चन पे हम टाइम वेस्ट करें। इवन दो आपने अपना एक सॉल्यूशन दिया है जिससे आपका आंसर आ गया है, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप जाके डिस्कस सेक्शन पे बाकी लोगों के सॉल्यूशंस भी देखो, 2-3 लोगों की, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिले। और हिंट्स भी डेफिनेटली देखना, क्या पता उनके हिसाब से सॉल्यूशन दूसरे तरीके से सॉल्व हो रहा हो, ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से हमारे यहाँ पे सॉल्व हो रहा हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। ये हो गई 7 स्टेप स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये चीज़ सही लगी होगी, समझ आया होगा, और प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना। ट्रस्ट मी, जिन बच्चों ने मेरे बैच में भी जिन्होंने भी यार इस चीज़ को फॉलो किया है, जिन स्टूडेंट्स ने, उनको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिली है। एंड वो कंपैरेटिव टू वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है, ये वाले लोग जिन्होंने फॉलो किया है वो कम समय पे ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हैं विद लेस एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो देख के सही लगा हो, अच्छा लगा हो। कमेंट करके डेफिनेटली बताना अगर ये चीज़ आपको कभी हेल्प करी हो पहले से तो।